टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं वन शॉट वीडियोस का। इसमें दो तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है। सो आज का पॉइंट रहेगा वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में और स्टोरेज क्लासेस के बारे में। जो भी आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछ रखे हैं वो गिनती के हैं टोटल 5। तो इन पांचों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको करवा दूंगा। दीज आर आल्सो द आईएमपी क्वेश्चंस। इसके पहले ऑलरेडी मैंने एक वन शॉट वीडियो बना रखा है, तो यहाँ क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 हम इधर आ रहे हैं 8 9 10 से। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस थे, है ना, सो क्वेश्चन नंबर 7 6 कांस्टेंट वांस्टेंट वगैरह ये जो कुछ था, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग, टोकन्स इन सी प्रोग्रामिंग, ये सारा कुछ मैंने पिछले वाले वन शॉट वीडियो में कवर करा दिया है। और उसके और पहले वाले वन शॉट वीडियो में मैंने अल्गोरिथम वगैरह सब कुछ कवर करवा दिया है। ठीक है। सो अगर आपने पिछले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, बिकॉज सारे पीवाईक्यूज वहां पे कराए जा चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और स्टोरेज क्लास को लेके काम करने वाले हैं। ठीक है। चलिए, जिसने पिछला वाला वीडियो देख लिया है उसको पता है कि भाई जो कुछ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ वो पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है। और डेफिनेटली वो चीज़ मेरे एप्लीकेशन में है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन और सारे पीडीएफ्स जो हैं एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। एफपीएल नाम का कोर्स है, वहां से देख लेना आप। ठीक है। चलो ना, शुरुआत करेंगे हम। दो तीन चीजें जो है यहाँ पर डिस्कशन कर रही है उसे। वीडियो प्लीज 1.5x की स्पीड में आप चला लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं स्लोली ही सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। चलो, सो कांस्टेंट के बारे में हम पहले ही पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम कांस्टेंट का डिस्कशन नहीं करेंगे। बट डेफिनेटली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रखा है जिसमें कांस्टेंट का जिक्र किया है, साथ ही साथ उसने वेरिएबल को भी डिफाइन करने के लिए बोला है। प्लस वेरिएबल को लेके आगे और क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बट डेफिनेटली देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अब आने वाले क्वेश्चंस में वो वेरिएबल के लेके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डेफिनेटली हमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों की पढ़ाई कर लेनी है। ठीक है ना। सो वेरिएबल का मैं बता देता हूं किस तरीके से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। बेसिक डेफिनेशन आपके सामने है। हालांकि ये डेफिनेशंस में तो मैं दिखाऊंगा तो उतना कुछ सेंस बनेगा नहीं, इसलिए हमेशा की तरह मैं वीएस कोड लेके आ गया हूं तुम्हारे सामने। तो दैट इज अनदर रीजन, बिकॉज मैंने वीएस कोड खोल लिया तो मैं चाहता हूं कि तुम चीजों को जरा 1.5x की स्पीड में चला के रखो। बिकॉज जिसको कोड नहीं देखना है वो एटलीस्ट ऊपर ऊपर से कोड वाला पार्ट देख लेगा और यहां से वेरिएबल का मीनिंग समझ लेगा। ठीक है ना। सो डेफिनेशन एग्जाम में तुम्हें यही लिखनी है वेरिएबल की, जो मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, आई थिंक अब ये प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा, है ना। हाँ, दिस इज गुड। सो अ वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर और बॉक्स इन मेमोरी दैट स्टोर्स अ वैल्यू। ठीक है। चलो लो 1.5x की स्पीड में बेसिक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। ठीक है। सो जब भी आप किसी कोड की शुरुआत करते हैं, ओके, है ना, सो जो हमारे से करना है वो कर लेते हैं। हैश इंक्लूड करना है मुझे। क्या चीज़ इंक्लूड करनी है मुझे? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, साथ में ओ सॉरी इंक्लूड की स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ओके। फिर हम लिखते हैं इंट मेन। ऑब्वियसली तुम्हें ये सब की जरूरत आई डोंट नो कितनी है, वो डिपेंड करता है। एंड ये हमारा फॉर्मेट जो है वो शुरू हो चुका है। अब इसके नीचे जो भी है हमारा कोड लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो हमने शुरू में देखा था इंटीजर वगैरह के बारे में। अगर मैं एक इंटीजर को डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं इंटीजर लिखता हूं x इज इक्वल टू 5। ठीक है ना। मैंने एक इंटीजर डिफाइन किया कि x मेरा इंटीजर है और उसकी वैल्यू 5 के बराबर है। यही होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करना। और ये जो x है ना, यही एक वेरिएबल भी है। ओके। तो x आपका क्या है? एक आइडेंटिफायर भी है, साथ ही साथ में एक वेरिएबल भी है। हमने पिछले वीडियो में देखा था जो आईएनटी होता है ना, ये कीवर्ड होता है। जो फ्लोट होता है ये भी एक कीवर्ड होता है। ठीक है ना। और कीवर्ड के बाजू में जैसे हम लिखते हैं, है ना, उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। यही चीज वेरिएबल भी कहलाती है। ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारा वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल का वैल्यू कितना है? एक्स है। और उस सॉरी वेरिएबल का नाम क्या है? वेरिएबल का नाम एक्स है और उसमें कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है? ये वाली इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है। तो एक डब्बे की तरह आप इसे बोल सकते हैं कि आपका जो वेरिएबल होता है ना, वो एक कंटेनर की तरह होता है और उस कंटेनर में आप अपनी वैल्यू को स्टोर करते हो। ये वैसा ही है, अगर आपने अपने किचन में देखा होगा तो एक कंटेनर होता है जहां पर आपकी मम्मी ऑब्वियसली मैक्सिमम केसेस में जो है वो शुगर को स्टोर करके रखेगी। एक दूसरे कंटेनर में वो ऑयल को स्टोर करके रखेंगी, एक तीसरे कंटेनर में वो सॉल्ट को स्टोर करके रखेगी, है ना। ठीक है। तो वैसे ही हम एक्स नाम का एक कंटेनर बना रहे हैं, उसमें 5 को स्टोर कर रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ वेरिएबल गाइस। ठीक है। अब अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, है ना, जैसे कि हमने जो कुछ पढ़ा था पहले वैसे का वैसा ही सेम टू सेम आएगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे
5 की जगह 5.5 स्टोर करना पड़ता, लेट्स से y की वैल्यू जो है वो 5.5 है, तो मैं उस केस में एक नया कीवर्ड यूज करता, मैं बोलता भैया फ्लोट, है ना। इस बार वेरिएबल का नाम क्या है, y, और मैंने क्या स्टोर किया है, 5.5, एक डेसिमल वाली चीज स्टोर की है, ठीक है ना। आप चाहें तो सिंपली भाषा में यही चीज जो है वो एग्जाम में भी लिख सकते हैं, कि आप इमेजिन करिए, ठीक है, एक मैथ का प्रॉब्लम है जिसमें आपका x एक वेरिएबल है, जिसमें y एक दूसरा वेरिएबल है ना। आप y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री भी बोल सकते हैं स्टोर करने के लिए, या y इज इक्वल टू 5.5 भी बोल सकते हैं स्टोर करने के लिए, जैसा आपका मन करे आप वैसा स्टोरिंग के बारे में बोल सकते हैं। यहां पर भी मैं बोल सकता था कि अगर मैं सिंपली कह रहा हूं कि इंटीजर y इज इक्वल टू क्या, x प्लस थ्री, तो मैं क्या कर रहा हूं कि ऑलरेडी x स्टोर किया गया था, मैंने अब y भी स्टोर कर दिया जिसकी वैल्यू x प्लस थ्री है। तो ये सिमिलरली आपके आइडेंटिफायर की तरह ही होता है ना। तो जो कुछ आपने आइडेंटिफायर में सीखा था ना पिछले वीडियो पे, वही सारी चीज वेरिएबल के लिए भी एप्लीकेबल होती है गाइस। इट इज लाइक अ कंटेनर, कंटेनर में शुगर होता है, ऑयल होता है, वैसे कंटेनर में ये होता है। और थोड़ा सा तुम्हें ढंग से समझना है तो तुम बोल सकते हो कि भाई मैं मार्क्स को स्टोर कर रहा हूं, ठीक है ना। सो मैथ्स के मैंने मार्क्स स्टोर किए मेरे एक कंटेनर में, मैथ्स में मेरे को आए थे 25 मार्क्स, ठीक है। फिर मैंने एक दूसरा वाला कंटेनर उठाया, उसमें मैंने फिजिक्स के मार्क्स को स्टोर कर लिया, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग कंटेनर्स को क्रिएट कर रहा हूँ, और उन कंटेनर्स में मेरे अलग अलग मार्क्स जो हैं वो स्टोर होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सेम टू सेम आइडेंटिफायर की तरह ही है ये, ठीक है, कि इट इज लाइक अ कंटेनर और अ बॉक्स जिसमें आपकी वैल्यू स्टोर होती है। तो एक बॉक्स क्रिएट किया आपने इस नाम का जिसमें ये स्टोर किया, एक दूसरा बॉक्स क्रिएट किया इस नाम का जिसमें ये चीज को स्टोर किया। समझ गए, बहुत बढ़िया। चाहो तो आप यही सेम एग्जांपल लिख के दिखा सकते हो एग्जाम में, या फिर तुम्हारा मन करे तो यहां मैंने जो एग्जांपल लिख के दिखाया वो एग्जांपल भी लिख के दिखा सकते हो कि एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं और ये स्टोर किया गया है। और तुम अगर ये एग्जांपल लोगे तो तुम क्या बोलोगे कि यार फिजिक्स मार्क्स एक वेरिएबल है, मैथ्स मार्क्स एक वेरिएबल है, ऑब्वियसली अंडरस्कोर डालना, ठीक है, उनको स्टोर किया हुआ है। ओके, चलिए, वही नीचे मैंने एक एनालॉजी दे रखी है कि भैया जैसे शुगर को स्टोर करते हो, ऑयल को स्टोर करते हो ना, कि ये शुगर स्टोर की है, ऑयल स्टोर की है। सो इट इज लाइक एन एग्जाम्पल कि तुम मार्क्स स्टोर कर रहे हो वेरिएबल में, ठीक है। एग्जाम में तुमसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि भैया बताइए व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। तो जिसने भी मेरा पिछला वाला वन शॉट वीडियो देखा है उसमें एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द रूल्स फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर, ठीक है ना, कि आइडेंटिफायर को आप कैसे कैसे नाम दे सकते हो। तो उस केस में जो हमने पढ़ा था रूल्स फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर, वही सेम रूल्स यहां पर भी अवेलेबल है। तो जो रूल्स आइडेंटिफायर में लगते थे वही रूल्स वेरिएबल में लगते हैं, तो आपको वही सेम रूल्स लिख देने हैं रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल में भी। तो बस काम खत्म। वेरिएबल के बारे में दो चार चीजें जाननी थी कि भैया क्या होता है, वो आइडेंटिफायर की तरह ही होता है, एक स्टोरेज बॉक्स होता है जिसमें इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, चलिए। और क्या पूछ सकता है वेरिएबल के बारे में एग्जाम में, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। एग्जाम में टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स दो तीन बार पूछा हुआ है। हालांकि इसको समझना और लिखना बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस, ठीक है। कैसे आसान है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहला होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो तुम्हें बस ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को दिमाग में रखना है। कैसे दिमाग में रखेंगे सर, देखिए ये इतनी जो पर्पल कलर में लिखा हुआ है ना, इसको पूरा रटने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। कि अगर तुम किसी प्रोग्राम के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर किसी चीज को स्टोर करते हो, जैसे कि ये मैंने इंट मेन लिखा, ये एक फंक्शन है, और फिर ये देखो, यहां देखो, अभी देख के समझ में आ जाएगा, यहां से शुरू हुआ और यहां पर खत्म हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, कि मैं इन दोनों के बीच में इस वेरिएबल को स्टोर कर रहा हूं, ठीक है, ये है मेरा वेरिएबल। तो मैथ्स मार्क्स नाम का एक कंटेनर है, फिजिक्स मार्क्स नाम का एक कंटेनर है, मैंने इसको कंटेनर को कहाँ किया, इन दोनों के बीच में स्टोर किया है, मतलब इट इज विद इन द फंक्शन। तो ऐसे वेरिएबल्स जो किसी फंक्शन के अंदर स्टोर होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, लोकल वेरिएबल्स बुलाते हैं, ठीक है ना। सो ये डिक्लेयर कहाँ किया जाते हैं, इनसाइड द फंक्शन। और इसी फंक्शन को हम ब्लॉक भी बोल सकते हैं, तो वो इस ब्लॉक के अंदर ही डिक्लेयर होंगे और ब्लॉक के अंदर ही यूज होंगे, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बुलाते हैं, लोकल वेरिएबल्स। अब लोकल वेरिएबल अब तुम बोल रहे हो तो तुम इंटीजर मैथ्स मार्क्स, इंटीजर फिजिक्स मार्क्स ऐसे भी लिख के बोल सकते हो, या फिर जैसा मैंने यहां पर बताया गया है कि यार लोकल वेरिएबल यूज करने के लिए वो क्या कर रहा है, आईएनटी लोकल वेरिएबल लिख रहा है, ठीक है। तो तुम चाहो तो अपने एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो इसको, सिंपल, है ना, कि तुम मैथ्स मार्क्स मांगने की जगह पे तुम क्या बोलोगे कि यार एक लोकल वेरिएबल मैं स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज माय लोकल वेरिएबल 25, दिस इज ऑल्सो माय लोकल वेरिएबल,
ठीक है ना। तो मैं इसको दूसरा नाम दूंगा, दिस इज लोकल वेरिएबल नंबर 2, दिस इज माई लोकल वेरिएबल नंबर 1। ठीक है, तो दो लोकल वेरिएबल्स मैंने। अब लोकल वेरिएबल क्यों नाम लिखा है मैंने, क्योंकि मैं इसको अपने फंक्शन के अंदर स्टोर कर रहा हूं, तो इसलिए ये लोकल वेरिएबल है। ऐसे ही अगर आप किसी चीज को अपने फंक्शन के बाहर स्टोर करते हैं, बाहर कहाँ स्टोर करेंगे, तो आपका ये जो ब्रैकेट्स दिख रहा है ना, इस ब्रैकेट्स के अंदर नहीं, इसके बाहर आप स्टोर करेंगे। तो चलिए वो स्टोर करके भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो आप सिंपली बोलोगे कि यार मैं यहाँ पे इंट मेन लिख रहा हूँ ना, ठीक है, मैं इनके बाहर, मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। सो INT, और क्योंकि मैं इस फंक्शन के बाहर स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं उसका नाम ग्लोबल वेरिएबल दे दूंगा, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि मैंने इसकी वैल्यू जो है वो 10 स्टोर कर रखी है, है ना। सो जैसे बेसिकली इंट में आपको बताना पड़ता है यहाँ पे, कोडिंग के एस्पेक्ट में मत जाओ, वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है ना। सो राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं अपने प्रोग्राम के बाहर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड। ओके, दिस इज बेटर। ओके, है ना। तो मैंने क्या किया कि मेरा फंक्शन जो था वो कहाँ से शुरू हो रहा था, इंट मेन से शुरू हो रहा था, ठीक है ना। मेरा फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा था, यहाँ पे खत्म हो रहा था। इस फंक्शन के बाहर की तरफ मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल को स्टोर किया है। तो जब आप बाहर की तरफ स्टोर करते हैं तो उसको क्या बुलाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बुलाते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे देख के समझ लिया, वही अंग्रेजी आपको लिखनी है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या अंग्रेजी बोलोगे यहाँ पे सीधा, कि इट इज ग्लोबल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड। बहुत सारा ये कैनवा दिक्कत कर रहा है, सॉरी गाइस, just a second. ओके, हट गया अभी। Okay, so what is the global variable? It is declared outside all the functions, accessible throughout the program. अब देखो, क्योंकि मैं इस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर रहा हूं, तो इस थ्रू आउट द प्रोग्राम, मैं जब जब इस तरीके से ओपन करके प्रोग्राम लिखूंगा तो हर उस प्रोग्राम में इसकी इंफॉर्मेशन को यूज की जा सकती है, है ना। तो ये जो बाहर है ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये जो अंदर है वो लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल कहाँ यूज हो सकता है, वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है। जैसे ही फंक्शन खत्म हो गया, फंक्शन खत्म होने के बाद में लोकल वेरिएबल यूज नहीं हो सकता, लेकिन फंक्शन खत्म होने के बाद में भी ग्लोबल वेरिएबल यूज हो सकता है। तो जो मैंने अभी बोला वही चीज अंग्रेजी में लिखनी है, कि लोकल वेरिएबल लोकल तक फिक्स रहता है, एक फंक्शन और ब्लॉक तक फिक्स रहता है, ठीक है। वेरएज ग्लोबल वेरिएबल जो है वो आउटसाइड द फंक्शन होता है। कैसे डिक्लेयर करते हैं हम, ग्लोबल वेरिएबल नाम लिख के, सॉरी, बाहर की तरफ डिक्लेयर कर देते हैं, बस वही चीज लिखना है। अब जैसे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल आपने देखा, वैसे ही एक स्टैटिक वेरिएबल होता है, दूसरा डायनामिक होता है, ठीक है ना। तो स्टैटिक में जो लिखा है उसको, ओके, स्टैटिक में जो लिखा है उसको एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। बिटवीन द फंक्शन कॉल्स होता है ये, ठीक है। बेसिकली प्लस 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 करके वैल्यू होती है। मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज इट्स गोना बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं तुम्हें सीधे डायनामिक वेरिएबल बता देता हूँ। डायनामिक वेरिएबल का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कि ये डायनामिक वेरिएबल्स जो होते हैं ना, वो पहले से क्रिएट नहीं किए जाते हैं। डायनामिक वेरिएबल्स पहले से क्रिएट नहीं किए जाते हैं, बीच फंक्शन में ये, बीच प्रोग्राम में ये क्रिएट होते हैं। और इसी चीज की अंग्रेजी यहां लिखी हुई है, कि दीज आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम्स रन टाइम, ठीक है ना, नॉट बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स। समझ में आया, ये कभी भी पहले से क्रिएट नहीं होते हैं, ये बीच प्रोग्राम में क्रिएट होते हैं। तो ये इसकी अंग्रेजी हो गई। तो मैंने अभी अभी क्या किया, मैंने अभी अभी आप लोगों को वेरिएबल्स में तीन वेरिएबल समझाए। लोकल वेरिएबल जो अंदर डिक्लेयर होता है, ग्लोबल वेरिएबल जो बाहर डिक्लेयर होता है, ठीक है। तीसरा बताया मैंने आपको डायनामिक वेरिएबल। डायनामिक वेरिएबल मतलब क्या, पहले से क्रिएटेड नहीं होता है, बीच प्रोग्राम में क्रिएट होता है। अब ये तीन वेरिएबल लिखने के बाद में तुम स्टैटिक वेरिएबल लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत आधा नंबर कट भी गया तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैं मुद्दा क्या बताना चाह रहा हूं, मैं मुद्दा ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई चीज तुम्हें समझने में थोड़ी सी, देखो अगर तुम थोड़े प्रोग्रामर टाइप के बंदे हो ना, तो तुम्हें दिक्कतें नहीं हो रही होगी, है ना। तुम स्टैटिक वेरिएबल का मीनिंग भी समझ जाओगे। बट यहाँ हर कोई प्रोग्रामर वाला बंदा नहीं है, और हर किसी को आगे जाके प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम सबको निकालना है। तो मैं सिंपली बच्चों को यही सिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो चीज तुमको बहुत ज्यादा टफ लग रही है, और अगर वो बहुत ज्यादा टफ वाली चीज इरिटेट कर रही है और तुम्हें बेसिकली उसमें रट्टा मारना पड़ रहा है, तो तुम रट्टा मत मारो, उसको हल्का हल्का ऊपर से देख लो, दिमाग में रह गया तो रह गया। लेकिन नहीं रहा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, क्यों, क्योंकि लोकल, ग्लोबल और डायनामिक, ये तीन वेरिएबल तो समझ में आ गए। ये तीन लिख के आ जाना, चौथा नहीं भी बने तो क्या फर्क पड़ता है। ओवरलोडिंग नहीं करनी है कभी भी, ठीक है। थोड़ा 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 ही करते चलना है, ठीक है दोस्त। वेरिएबल समझ में आ गया। वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, अंदर वाला बाहर वाला समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल्स में और क्या इन्फॉर्मेशन है, हाँ भाई देखो, ये एक थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूँ। ये एक सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल को दिमाग में रखें, ठीक है।
और जो मैंने पीडीएफ बना के डाली है ना, जो मेरे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से तुम पीडीएफ उठा लेना डाउनलोड करके एप्लीकेशन। तो ये सवाल मुझे लग रहा है एग्जाम में थोड़ा पूछ सकता है, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच का जो कंपैरिजन है ना, ये 2019 पैटर्न में काफी ज्यादा पूछा जाता था, ठीक है, बट क्योंकि न्यू पैटर्न में अभी तक पूछा नहीं है, बट देयर आर चांसेस। अगेन, क्या तुम्हें इसको पढ़ने के लिए रट्टा मारने की जरूरत है? बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तुमने पिछले वीडियो में कांस्टेंट के बारे में सब कुछ सीखा था, है ना? तो तुमको पता है कि भैया कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, बदलती नहीं है। वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बदल सकती है, क्योंकि क्या डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? अब इंटीजर में x इज इक्वल टू 5 स्टोर किया मैंने, ये अलग वैल्यू हो गई, ठीक है। बाद में जाके मैं इंटीजर में y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू कर दूं, तो जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे y बदल जाएगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो तुम बोल सकते हो सिंपल कि भाई हम स्टोरेज में, स्टोरेज जो रहता है ना, वहां पे हम डेटा स्टोर करते हैं, बट वो बदल सकता है, ठीक है ना? है ना? स्टोरेज की जो लोकेशंस हैं वो बदली जा सकती है, लेकिन कांस्टेंट की जो लोकेशंस हैं, कांस्टेंट की वैल्यूज कभी बदली नहीं जा सकती है। सिंपल है, ठीक है। अभी डीप डाउन कोई प्रोग्रामर आके फालतू का कमेंट मत करना कि सर आपने थोड़ा डिटेल में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैं सबको क्या लिखना है एग्जाम में उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, ना कि तुम्हारा प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए। उसके लिए मैं प्रॉपर दूसरे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें तुम्हें वो हार्डकोर तुम्हारे लेवल की प्रोग्रामिंग सिखा दूंगा, बट राइट नाउ अभी सिर्फ मैं सारे बच्चों को आसान शब्दों में इस फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सब्जेक्ट को कैसे क्रैक करना है वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो डोंट गेट इनटू द डीप डाउन बेसिक्स गाइस, ठीक है। डिक्लेयर कैसे करना है ये भी मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था तुमको। यहाँ पर डिक्लेयर कैसे करना है, अगर इंटीजर वाला है तो इंटीजर लिख के कर देते हैं हम डिक्लेयर, है ना? और अगर फ्लोट वाला है तो फिर हम क्या करते हैं, फ्लोट लिख के कर देते हैं डिक्लेयर, है ना? ठीक है ना? सो इस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, तो बड़ा ही आसान हो जाता है इसका मीनिंग समझना, है ना? कांस्टेंट क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू है तो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, वेरिएबल क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू नहीं है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल पता है कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं, पिछले वीडियो में ये पूरा प्रोग्राम हमने देखा था इसका। और एक दूसरा एग्जाम्पल अभी अभी देखा है कि इंटीजर x इज इक्वल टू 3 या एज इज इक्वल टू 20 हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब आप इसे देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार रट्टा मारने की जरूरत नहीं है ना? आप बहुत आसानी से इसकी मीनिंग अगर आप समझ लेते हो तो काम आपका बन जाता है। इस क्वेश्चन के थोड़े आने के चांसेस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा इसका, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन भी बोल सकता है, कंपैरिजन बिटवीन भी बोल सकता है, ओके। चलो, ओके गाइस, ये एक और चीज है जिसको लेके एग्जाम में पहले भी वो पूछ चुका है कि हाउ डू यू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। अब बच्चे के दिमाग में क्या रहता है ना कि यार असाइनिंग वैल्यूज टू द वेरिएबल्स में सर इतना सारा पूरा रट्टा मारना है क्या मुझको? नहीं भाई, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। तुम अभी सुन के हैरान हो जाओगे कि ये चीज कितनी ज्यादा सिंपल है। देखो, हम अभी अभी वेरिएबल्स को असाइन ही तो कर रहे थे ना, ठीक है ना? जैसे अभी चलो मैं इसको रिमूव करता हूँ थोड़ा सा, है ना? तो मैं अगर बोल रहा हूं कि इंटीजर की वैल्यू मैं दे रहा हूं कितनी, x इज इक्वल टू 5, ठीक है ना? ये मैंने एक इंटीजर की वैल्यू दे दी, ओके, है ना? फिर मैंने एक दूसरा इंटीजर उठाया और उस इंटीजर की वैल्यू दे दी मैंने y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो मैंने वैल्यू इंटीजर की असाइन कर दी मेरे वेरिएबल को, इसी को तो कहते हैं वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, ठीक है। तो अभी अभी जो मैंने असाइनमेंट किया था उस टाइप के असाइनमेंट को क्या बुलाते हैं हम, इसको हम बेसिक असाइनमेंट बोलते हैं, जिसमें हम एक बार में एक इंटीजर की वैल्यू देते हैं, दूसरी बार में दूसरे इंटीजर की वैल्यू देते हैं, ठीक है ना? जैसे हम इंटीजर की वैल्यू दे रहे थे वैसे हम डेसिमल वाले की भी वैल्यू दे सकते हैं, है ना? तो फ्लोट z इज इक्वल टू 3.14, ओके, है ना? बस एक बार में एक ही की वैल्यू देनी पड़ती है, इसको हम बोलते हैं बेसिक असाइनमेंट। यहाँ उसकी अंग्रेजी लिखी है कि यार एक बार में एक ही की वैल्यू देनी है। एंड कैसे देते हैं, x को मुझे जब वैल्यू देनी है तो उसके लिए मुझे इक्वल टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसा तो कोई है नहीं जिसको समझ में ना आता हो, अगर मुझे x को वैल्यू देनी है तो उसको इक्वल टू लेके 10 देना पड़ेगा, है ना? तो यही चीज लिखी है कि दिस इज द मोस्ट कॉमन वे आप इज इक्वल टू देके वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, वही अंग्रेजी लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब बेसिक असाइनमेंट का सेकंड वाला टाइप क्या होता है आपका, मल्टीपल असाइनमेंट। ना व्हाट इज मल्टीपल असाइनमेंट? देखो यार, मल्टीपल असाइनमेंट में इतना सिंपल काम है कि आप क्या करते हैं ना, आप एक साथ बहुत सारी वैल्यूज देते हैं, ठीक है। जैसे आपने x इज इक्वल टू 5 दिया, कॉमा लगाया, यहाँ y इज इक्वल टू 10 दे दिया, फिर कॉमा लगाया, है ना? और फिर आपने z इज इक्वल टू 20 दे दिया, ठीक है ना? तो अभी मैंने क्या किया है, x y z सबकी वैल्यूज जो है वो एक साथ एक ही लाइन में दे दी है। तो इसको कहते हैं मल्टीपल असाइनमेंट्स, एक बार में सारी वैल्यूज को असाइन कर देना, ठीक है। और भाई चीज यहाँ पे अंग्रेजी में लिख रही है क्लियर, एक साथ हम वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं, बार बार इंटीजर नहीं लिख रहे हैं, एक ही बार इंटीजर लिख रहे हैं और सारी वैल्यूज को असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है।
तो बेसिक असाइनमेंट एक एक करके करना, मल्टीपल असाइनमेंट एक साथ कर देना, देख रहे हो कितनी सिंपल चीज है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, असाइनमेंट विद एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि मैं नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है, जैसे मैं 5, 10, 20 इनका इस्तेमाल नहीं करूंगा। मतलब क्या सर, जैसे मान लीजिए कि एक इंटीजर है, मतलब हम बोल रहे हैं कि मुझे सम असाइन करना है। ठीक है, तो सम इज इक्वल टू मैं 5 + 10 + 20 ऐसा नहीं लिखूंगा। ठीक है, बल्कि इसकी जगह पे 5 क्या था मेरा, एक्स का वैल्यू था, प्लस 10 क्या था मेरा, वाई का वैल्यू था। ठीक है, प्लस जेड 20 क्या था मेरा, जेड का वैल्यू था। ठीक है ना, ये लीजिए। तो अभी मैंने क्या किया कि मैंने इन वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया इस सम के पैकेट को भरने के लिए, या इस सम को मैंने वैल्यू नहीं दी 5, 10, 20 ऐसा नहीं लिखा, मैंने वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया। इस टाइप के इस्तेमाल को क्या बोलते हैं हम, एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करना। ये एक्स वाई और जेड क्या है, एक्सप्रेशंस है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए तुम ये वाला भी लिख सकते हो जो यहां पर है कि भाई a = 5 b = 10 था। तो सम जो था, सम को डिक्लेयर करने के लिए मैंने 5 और 10 का इस्तेमाल ना करके ए और बी का इस्तेमाल कर लिया। तो इस टाइप के इस्तेमाल को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आएगा कि हाउ डू यू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल, या व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल। तो फर्स्ट वे क्या है, एक बार में एक लिखना। सेकंड वे क्या है, एक साथ सबको लिख देना। और थर्ड वे क्या है कि नंबर्स का इस्तेमाल करने की जगह पे वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर देना या एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर देना। खत्म। समझे। तो देखने में लगता है कि बहुत सारे नोट्स हैं, बट असल में ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं गाइस। ठीक है ना। समझ गए, बहुत बढ़िया समझ गए। आ जाओ, डिक्लेयरिंग वेरिएबल एज अ कांस्टेंट। अब लोग इसको भी रट्टा मारते, डिक्लेयरिंग कांस्टेंट, डिक्लेयरिंग कांस्टेंट। भाई कुछ नहीं है। कैसे कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, आओ तुम्हें समझाता हूं। तुमने एक इंटीजर को डिक्लेयर किया x = 5। ठीक है, फिर तुमने क्या किया, या फिर इंटीजर की जगह ना एक एग्जाम्पल लेते हैं। तुम एग्जाम दे रहे थे और उस एग्जाम में तुमने देखा कि यार हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है ना। तो तुम बोलोगे यार मैक्सिमम मार्क्स मैं कितने स्कोर कर सकता हूं। तो मैक्सिमम मार्क्स मैं 100 स्कोर कर सकता हूं। ठीक है, तो तुमने एक इंटीजर बोला मैक्सिमम मार्क्स नाम का, जिसकी वैल्यू कितनी है, 100 है। ठीक है ना। फिर तुमने बोला कि यार इसको हम डिफाइन कर देते हैं क्या, कि मुझे कहीं पर भी अगर एरिया ऑफ सर्कल वगैरह निकालना है तो मैं पाई का इस्तेमाल करूंगा। पाई की वैल्यू में 3.14 यूज करने वाला हूँ। ठीक है ना। ओके, तो तुमने उसको फ्लोट का इस्तेमाल करके डिफाइन कर दिया। ठीक है, फिर जैसे तुम्हें लेटर्स वगैरह देना पड़ता है तो हम लेटर्स वगैरह के लिए कैरेक्टर का CHAR यूज करते हैं, और हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है ना। तो अभी तुमने क्या किया कि कैरेक्टर जो था उसका वैल्यू सेकेंड ना। हाँ, ओके, लेट्स नॉट गो इनटू द कैरेक्टर काइंड ऑफ थिंग, हम उसमें आ जाएंगे। ठीक है ना। सो कैरेक्टर मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। सेकंड, क्या इशू आ रहा है, लेट मी जस्ट चेक दिस। मैं चलो कैरेक्टर्स असाइन कर रहा हूँ। जैसे तुम लोगों को मार्क्स वार्क्स मिलते हैं ना, तो ग्रेड वेरेड हो गया। ठीक है, तो मैंने ग्रेड ना, मतलब ABCD मुझे ग्रेड असाइन करने थे। ठीक है, तो मैंने ग्रेड असाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इंटीजर INT लिख के मैंने इसको असाइन किया है, फ्लोट लिख के इसको असाइन किया है। लेकिन बात यहाँ क्या हो रही है कि वेरिएबल ऐसा कांस्टेंट। वेरिएबल ऐसा कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अभी आप मैक्सिमम मार्क्स नाम के एक वेरिएबल को 100 की वैल्यू दे रहे हो, पाई नाम के एक वेरिएबल को 3.14 की वैल्यू दे रहे हो। ठीक है, फिर आपको एक स्टोर करना था कैरेक्टर, A ग्रेड का, B ग्रेड का, C ग्रेड का। वैसे A ग्रेड स्टोर करा था, आपने ग्रेड दिया, आपने ये नॉर्मल तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। बस आप इसी के बाहर अगर CONST कांस्टेंट लिख दोगे, तो अब आप बोलोगे कि ये डिक्लेरेशन क्या कहलाता है, वेरिएबल ऐसा कांस्टेंट का डिक्लेरेशन। तो एग्जाम में भी तुमको ऐसे ही लिख के दिखाना है कि पहले नॉर्मली लिखा है तो ये नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन है, अगर मैंने CONST करके लिख दिया तो ये कांस्टेंट वाला वेरिएबल डिक्लेरेशन है। कहा था ना 1.5x में चला लो, क्योंकि मैं एकदम छोटी चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1.5x में देखोगे तो तुम्हें एक साथ कंपाइल होकर स्पीड से दिखेगा। ठीक है, अगर जिसको लग रहा है कि सही स्पीड चल रही है, चलने दो। ठीक है, तो एक वेरिएबल को हम सिर्फ वेरिएबल की तरह डिक्लेयर ना करके इस शब्द का इस्तेमाल करके वेरिएबल को एक कांस्टेंट की तरह डिक्लेयर कर दे रहे हैं। अब इसका जेनेरिक मीनिंग और यूसेज कहाँ होने वाला है, वो तुम्हें सेकंड थर्ड यूनिट में जब कभी यूज होगा तो तुम्हें समझ में आएगा। फिलहाल जरूरत है क्या, नहीं है। एग्जाम में अगर बोलता है कि भाई हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल अ कांस्टेंट, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के टाइम पे स्टार्टिंग में कांस्टेंट शब्द का इस्तेमाल कर दो, तो वेरिएबल एक कांस्टेंट की तरह डिक्लेयर हो जाता है। खत्म। यही मीनिंग है। एग्जाम्पल, इंटीजर को हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, फ्लोट को हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैरेक्टर को हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, बस। ओके।
तो चलिए, वेरिएबल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको आ गई होगी और अब समझ में आ रहा होगा कि ये चीजें बिल्कुल भी टफ है नहीं, ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेटा टाइप्स। गाइस देखो, ये डेटा टाइप्स वाला जो काम है ना, ये इसके बाद डेटा टाइप्स शुरू करने के पहले ही मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। पिछले वाले वन शॉट वीडियो में ऑलरेडी हमने 70% ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो कवर कर लिए थे, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी 70% कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम तीन चीजें पढ़ रहे हैं। पहली चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो है वेरिएबल, ठीक है। दूसरी चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो है डेटा टाइप्स, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज डेटा टाइप्स, ठीक है। यहां ना लिख के यहाँ लिख देता हूं मैं। ओके, सो ये दो सवाल आपसे डेटा टाइप्स में पूछ रखे हैं अभी तक। और तीसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो है स्टोरेज क्लासेस, ठीक है ना। ओके, नाउ द थिंग इज कि क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से 70% कवर कर चुके हैं, वेरिएबल भी हम पढ़ चुके हैं, तो डेटा टाइप्स की जब बात होती है तो डेटा टाइप्स की अगर किसी को अंग्रेजी बहुत टफ जा रही है, तो मैं जितना डेटा टाइप्स बता रहा हूं सिर्फ उतना ही डेटा टाइप्स पढ़ लेना और उतना ही डेटा टाइप को दिमाग में रख लेना। अगर क्वेश्चन फंसता है तो हम उतना ही डेटा टाइप का पार्ट वहां पे एग्जाम में लिख के आएंगे और उससे ज्यादा हम कुछ भी लिख के नहीं आएंगे। और अगर किस्मत अच्छी रही, वो ऑप्शन में आ रहा है आपके पास, तो ऑब्वियसली आप जो दूसरा वाला है उसे चूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि डेटा टाइप्स को हम थोड़ा सा लैंग्वेज के टर्म्स में समझने जाएं तो वो प्रॉब्लम करता है ना। इसलिए इसको पूरा 100% नहीं पढ़ेंगे, इसको थोड़ा ही पढ़ेंगे और आया एग्जाम में तो उतना ही लिख के आएंगे। स्टोरेज क्लास हालांकि मैं आपको पूरा बताने वाला हूं, तो इसको पूरा सब पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, तो वेरिएबल हो गया, डेटा टाइप्स की शुरुआत करते हैं। एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन सबसे पूछे गए हैं। पहले इसका मीनिंग समझते हैं, मैं बताता हूँ डेटा टाइप होता क्या है। वही सेम एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं किसी इंटीजर को डिक्लेयर कर रहा हूं तो मैं INT लिखता हूं, और x नाम का मैंने इंटीजर लिया और उसको बोल दिया x इज इक्वल टू 5, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। वैसे ही अगर मैं किसी डेसिमल को डिक्लेयर कर रहा हूं तो मैंने फ्लोट को इस्तेमाल किया, मैंने उसका नाम दिया y और मैंने उसको 3.14 डिक्लेयर कर दिया। तो ये इंटीजर एक टाइप का डेटा टाइप है, ये फ्लोट एक टाइप का डेटा टाइप है ना। वैसे ही अगर आपको किसी लेटर को करना है तो आप लिखते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर, फिर आप बोलोगे यार मुझे ग्रेड बताने हैं, ABCD इस टाइप के ग्रेड बताने हैं, तो मैंने नाम क्या दिया, ग्रेड नाम दिया, और क्या ग्रेड दे दिया, A ग्रेड दे दिया, ठीक है ना। ये इसको क्लोज कर दिया मैंने। तो मैंने अब कैरेक्टर को डिनोट कर दिया, ठीक है, इसको कैरेक्टर को डिक्लेयर कर दिया। तो इंटीजर एक अपना डेटा टाइप है, फ्लोट एक अपना डेटा टाइप है, कैरेक्टर एक अपना डेटा टाइप है ना। और ये जो है ये सबसे बेसिक वाले डेटा टाइप होते हैं गाइस, ठीक है ना। क्योंकि यही सबसे बेसिक चीज है सी लैंग्वेज की, बिकॉज यही सबसे बेसिक चीज है सी लैंग्वेज की, इसलिए ये सबसे बेसिक वाले डेटा टाइप है। तो इन सबसे बेसिक वाले डेटा टाइप को हम क्या बुलाते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, है ना। तो एग्जाम में अगर डेटा टाइप लिखने के लिए आता है तो आप सबसे पहले बोलोगे कि सबसे पहला डेटा टाइप होता है तुम्हारा प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है ना। प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से होते हैं, दीज आर द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप, जैसे मैंने कहा सबसे बेसिक डेटा टाइप होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया। अब इन दोनों को आपको नहीं लिखना है तो आप मत लिखो, चल जाएगा, खाली तीन एग्जाम्पल भी हमारे काम करते हैं गाइस, ठीक है ना। सो दीज आर डन बाय रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंपल सिंपल वैल्यूज, इंटीजर्स का इस्तेमाल करके, फ्लोट का इस्तेमाल करके, कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करके। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहा हूं तो मैं इंटीजर का इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं फ्लोट डेटा टाइप यूज कर रहा हूं, डिक्लेयर कर रहा हूं, तो मैं डेसिमल का इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं कैरेक्टर डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहा हूं तो मैं एक लेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो नम इंटीजर्स का इस्तेमाल करके, डेसिमल्स का इस्तेमाल करके, कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करके हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा टाइप्स, जिनको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं, उनको डिक्लेयर करते हैं गाइस, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ओके। बहुत बढ़िया। अब देखो, मीनिंग तो मैं समझ में आ गया है, ठीक है। और लिखना कैसे है वो मैं PDF में दे देता हूं। और अगर तुम्हें पता है कि PDF कहाँ मिलेगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करो, डाउनलोड करो, वहां पे FPL का कोर्स मिलेगा। 30 35 40 रुपए की वो PDF है, खरीद लो, उसमें सारे PYQ के सॉल्यूशंस मैंने लिखे हुए हैं। एग्जाम में कैसे लिखने हैं वो वहां देख जाएंगे, ठीक है। सेकेंड डेटा टाइप में आते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे तुम इंटीजर की बात कर रहे थे ना, तो तुमने एक डिक्लेयर किया था x इज इक्वल टू 5। वैसे ही तुम एक नहीं बहुत सारे नंबर्स डिक्लेयर करना चाहते हो एक साथ, है ना। जैसे तुम चाहते हो कि एक सेट बने जिसमें 5 भी रहे, 10 भी रहे, 15 भी रहे, 20 भी रहे, 25 भी रहे।
तो तुम अब जो कर रहे हो उस चीज को क्या कहते हैं कि हम एक साथ बहुत सारे इंटीजर्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कहने के लिए इंटीजर वाला ही काम कर रहे हैं, बट बहुत सारे इंटीजर्स को एक साथ, वैसे हम इसमें कॉमा डेफिनेटली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब अगेन, करना है यूज नहीं करना है वो तुमको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहीं करते हैं कहीं नहीं करते, यू डोंट वरी अबाउट इट। तुम ये समझो कि जैसे एक नंबर होता है 5, वैसे ही 5 से क्या बनता है, 5 भी बनता है, 10 भी बनता है, 15 भी बनता है। तो हम इस छोटे से इंटीजर से बहुत सारे इंटीजर्स बना पा रहे हैं, है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि हम एक प्रिमिटिव डेटा टाइप से बहुत सारे डिराइव डेटा टाइप बना सकते हैं, समझे, है ना। तो डेटा डिराइव डेटा टाइप क्या होते हैं, दीज आर डिराइव फ्रॉम द प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव होते हैं ना, ऐसे एक दो छोटे छोटे इंटीजर्स से हम बहुत सारे बड़े बड़े इंटीजर्स बना सकते हैं। सो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये अंग्रेजी लिखनी है, ठीक है ना। ओके, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एज बिल्ट इन डेटा टाइप्स आर रिफर्ड टू एज डेटा डिराइव्ड। ये आगे का पढ़ लेना थोड़ा एक बार, बट मीनिंग तुम्हें समझ में आ गया, है ना। अब इसमें जनरली तुम्हें एग्जाम्पल जो देना है वो अरेज दे सकते हो, पॉइंटर्स दे सकते हो, फंक्शंस दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, दिस इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ अरे, ठीक है। अरे इज बेसिकली सीरीज ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। ज्यादा लोड मत लो, बेसिक समझो कि जैसे छोटे छोटे इंटीजर्स होते हैं ना, 1 2 3 4, है ना। तो सिंगल सिंगल इंटीजर हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप। बहुत सारे इंटीजर्स अगर हम एक साथ डिक्लेयर कर रहे हैं एक ब्रैकेट के अंदर, सो दैट इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप, जो छोटे छोटे प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर बना है। अब इन दोनों की डेफिनेशन अगर तुम समझ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाते हो तो लोड लेना है क्या, नहीं लेना है। क्योंकि डेटा टाइप आएगा तो ऑप्शन में आएगा, हम जितना अगर कंपल्सरीली आ गया तो जितना लिख पाएंगे वो बता चुका हूं मैं, और एक्स्ट्रा लिखने की दिमाग में जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है ना। चलो, अब एक और बात बताता हूं कि कभी कभी डेटा टाइप के बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिखने के लिए आ जाता है। कैसे आ जाता है कि उसने बोला कि यार लिस्ट द डेटा टाइप्स इन सी एंड प्रोवाइड वन एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है। अब समझो, अगर एग्जाम में उसने सिर्फ ये बोला कि एक्सप्लेन डेटा टाइप्स, और उसने सिर्फ एक्सप्लेन डेटा टाइप्स बोला ना, तो तुम खाली प्रिमिटिव, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड इनकी डेफिनेशन लिख देना। प्रिमिटिव तुमको पता है सबसे बेसिक वाले, डिराइव्ड जो प्रिमिटिव से बनते हैं, और यूजर डिफाइंड, जो यूजर डिफाइंड है वही लिखना है। यूजर डिफाइंड क्या होता है, यूजर खुद बताता है कि दीज आर डिफाइंड बाय द यूजर हिमसेल्फ। इतनी सी अंग्रेजी है, सिंपल। तो तुम्हारे पास अगर ये सवाल आता है तो तुम ये टेबल एक के नीचे एक लिख देना। वो पीडीएफ में देखो मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें प्रॉपर तरीके से एक के नीचे एक लिखा वैसा लिख देना एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे एग्जाम में ये वाला सवाल ना पूछ के ये वाला पूछ लेता है, लिस्ट द टाइप्स, डेटा टाइप्स इन सी, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा ना तुमको, इस केस में थोड़ा सा तुम्हें एग्जाम्पल एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे, इस टाइप के सवाल के लिए थोड़ा सा आंसर अपना बदल दोगे। कैसे लिखोगे मैं बताता हूं। इस टाइप के सवाल के लिए तुम ये तीन चीज लिखना कि यार ये क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रिमिटिव होता है, डिराइव्ड होता है, यूजर, इतना तो लिख देना। लेकिन इतना लिखने के बाद में तुम सिंपली नेक्स्ट उसमें आ जाना, और थोड़ा सा इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है, फिर तुम्हारा फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है और कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है उसके बारे में भी लिख देना, ठीक है। अब ये जो कुछ मैंने लिखा हुआ है ना डेटा टाइप्स के बारे में, ये थोड़ी अंग्रेजी तुम्हें शायद दिक्कत कर रही होगी समझने में। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम दिखा देता हूँ तो तुमको इतनी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी ना कि तुम एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इसके लिए, ठीक है ना। तो जो सोच के बैठा है, मन में बना के बैठा है कि मुझे तो डेटा टाइप छोड़ के ही जाना है, अगर आया तो मैं ऑप्शन में देखूंगा, वो बढ़ सकता है आगे। जिसे देखना है कि भाई थोड़ा बहुत तो मैं लिखना चाहता हूँ एग्जाम में, उसको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इंटीजर डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं, वही तो है सर एग्जाम्पल, सिंपल सा, आप एक इंटीजर लेते हैं, उसको वैल्यू दे देते हैं, ये लीजिए इंटीजर डेटा टाइप हो गया डिक्लेयर, ठीक है। तो हम क्या क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, हम पॉजिटिव इंटीजर, हम नेगेटिव इंटीजर, सब कुछ डिक्लेयर कर सकते हैं, हम जीरो डिक्लेयर कर सकते हैं, एवरीथिंग कैन बी डिक्लेयर्ड। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ना, इसको जरूर एग्जाम में लिख के आना, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या है। देखो, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ कुछ, ठीक है, तो मैं प्रिंट एफ, ओके, लिख रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ प्रिंट कराना चाहता हूँ कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है, इक्वल टू, ओके, ये क्लोज किया मैंने। तो मैंने एक्स की क्या वैल्यू दे रखी है, मैंने एक्स की वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है, और मैंने प्रिंट एफ में लिखा था वैल्यू ऑफ एक्सेस। अब मैं इसको रन करूंगा तो तुम सब जानते हो कि मुझे जो है आउटपुट में अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 मैंने दी तो है, बट कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, आओ दिखाते हैं क्या मिसिंग है। हम जब तक यहाँ पे ऐसा नहीं लिख देते %d,
और फिर कॉमा लगा के हमें बताना पड़ेगा कि हम किसकी वैल्यू लिखना चाह रहे थे, हम एक्स की वैल्यू लिखना चाह रहे थे। तो जब आप ये परसेंट डी को स्पेसिफाई करते हो ना, तभी वो इंटीजर की वैल्यू को यहाँ पे लेता है। तो अब देखो, मैंने क्योंकि यहाँ परसेंट ही अटैच कर दिया है, अब मैं जब अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो वो मुझे इस बार प्रॉपर तरीके से लिख के देगा। क्या लिख के दे रहा है? द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है। वहीं अगर मैं अपने प्रोग्राम में से इस परसेंट डी को हटा दूं, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है? प्रोग्राम रन करने पे मुझको वैल्यू ही नहीं मिलती है यहाँ पे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखेगा वो, बट वो वैल्यू 5 लेके नहीं देगा। अगर आप चाहते हो कि इंटीजर प्रिंट होके आए, तो आपको ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जिसका नाम है क्या, परसेंट डी, उसको यूज करना पड़ता है। तो जब आप नोट्स देखते हो तो नोट्स में आप इसे रटने लगते हो कि परसेंट डी लिखना, परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। नहीं रटना है मेरे भाई, कुछ कुछ भी नहीं रटना है तुमको। ठीक है ना? सब कुछ दिमाग में लॉजिकली समझ के जाओ। अब जैसे इसका परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, वैसे ही अगर तुम बोलोगे कि थोड़ी सा डिटेल आप फ्लोट के बारे में भी बता दीजिए, वही सब है जो पहले देखा था। अगर मुझे 5 की जगह पे 5.6 दिखाना है, तो मैं इंटीजर ना यूज करके क्या यूज करूंगा, मैं फ्लोट का इस्तेमाल कर लूंगा। कि ये एक वेरिएबल है, वैल्यू ऑफ एक्स इज, क्या करेंगे, अब मैं परसेंट डी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं परसेंट एफ का इस्तेमाल करूंगा। बिकॉज जब आप फ्लोट डिक्लेयर करते हो तो आपको परसेंट एक्स, सॉरी, परसेंट एफ का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है ना? देखिए, अब मैं इसको रन मार देता हूँ। रन मारूंगा तो फिर देखो, मुझे जो भी डेसिमल वैल्यू है वो यहाँ पे दिख जाएगी, 5.66। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, अगर मैं परसेंट एफ ना लेके परसेंट डी का इस्तेमाल करता तो क्या होता, प्रोग्राम में मेरे को आउटपुट नहीं मिलता। मेरी वैल्यू क्या थी यहाँ पे देखिए, मेरी वैल्यू थी फ्लोट की, डेसिमल की वैल्यू 5.6। बट यहाँ पे उसने 5.6 दिया, क्या नहीं दिया, कुछ तो अजीब सा विचित्र दे दिया है। लेकिन भाई मैं परसेंट एफ का इस्तेमाल कर दूं, ठीक है, तो कोड अब सही से रन होगा, कंप्यूटर कोड को समझ पाएगा और वो वैल्यू दे देगा वही 5.6 जो हमने उसको यहाँ पे दे रखी थी। समझ गए? ठीक है ना? सो फॉर्मेट स्पेसिफाई बेसिकली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया परसेंट डी है तो आपको इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना है, परसेंट एफ है तो आपको डेसिमल वैल्यू को प्रिंट करना है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। वैसे ही कैरेक्टर में भी यही चलता है। तुम्हें अगर जब कैरेक्टर के बारे में लिख रहे होगे, तो भैया परसेंट सी का इस्तेमाल करना पड़ता है, परसेंट एस का इस्तेमाल करना पड़ता है। दिस इज बेसिकली स्ट्रिंग। ठीक है ना? लगे तो थोड़ा सा एग्जांपल देख लो। मान लो अगर तुम्हें सिर्फ एक ग्रेड लिखना है, ठीक है, लगे तो फॉरवर्ड कर सकते हो, 1.5x में तुम इसे भगा के निकाल सकते हो। बट अगर मान लीजिए कि तुम्हें एक कैरेक्टर प्रिंट करना है, ए, अब मैंने उसको नाम क्या दिया, ग्रेड नाम दिया है, ठीक है ना? तो मुझे सिर्फ एक, ठीक है, कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो मैं कैरेक्टर कैसे प्रिंट करूंगा? सॉरी, सबसे पहले तो मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमास बहुत जरूरी है, बिकॉज कैरेक्टर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही प्रिंट होता है ना? और मुझे अगर कैरेक्टर प्रिंट करना है तो मुझे परसेंट एफ नहीं, परसेंट सी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं द वैल्यू ऑफ ग्रेड लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना? द वैल्यू ऑफ ग्रेड इज, और क्योंकि मैं ग्रेड को प्रिंट करवा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, ग्रेड लिखना पड़ेगा। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे आउटपुट में देखो बढ़िया से मिल जाएगा, द वैल्यू ऑफ ग्रेड इज कितना, ए। मुझे एक कैरेक्टर प्रिंट कराना था, किसका इस्तेमाल लगा, परसेंट सी का। परसेंट एस कब यूज होता है? परसेंट एस जब मुझे बहुत सारे लेटर्स प्रिंट करने हैं, जैसे मैं ए प्रिंट ना करा के पूरा शुभम प्रिंट कराना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले जब आप, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे करते हैं तो आपको ये डबल कोट्स में प्रिंट करना होता है ना? सो आप इस बार क्या कर रहे हैं कि आप एक नाम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है ना? सो दिस इज, आई वांट टू प्रिंट अ नेम, ठीक है ना? और उस नाम क्या है, शुभम है। सो द वैल्यू, द नेम इज, ठीक है, तो द नेम इज, परसेंट सी नहीं इस्तेमाल होगा, परसेंट एस का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ प्रिंट करते हैं तो आपको परसेंट एस का इस्तेमाल करना होता है। क्या आप प्रिंट करा रहे हैं, नाम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, क्लोज करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अब वो क्या करेगा, लिख देगा द नेम इज इक्वल टू शुभम, है ना? परसेंट एस ना यूज करके गलती से मैं परसेंट सी डाल देता तो वो मेरी प्रिंटिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ तो वो एरर दे देता मुझको यहाँ पे, है ना? द नेम इज इक्वल टू दिया, बट उसने परसेंट सी की वजह से शुभम नहीं लिखा, क्योंकि वो एक ही कैरेक्टर की उम्मीद कर रहा था और मैंने यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स डाल दिए थे। ठीक है ना? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी छोटी छोटी आसान आसान चीजें होती हैं जिसको ये बड़ी बड़ी भाषा में बड़ा बड़ा निकाल के लिख देते हैं। तो अब अगर डेटा टाइप्स में तुम्हें थोड़ा बहुत लिखने को आता भी है, तो तुमको पता है कि जब आप शुरुआत करोगे तो सबसे छोटे डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर, फ्लोट जैसे, उनसे मिलके बनते हैं डिराइव डेटा टाइप्स, जैसे कि नाम आपको लिखना है, कैरेक्टर वगैरह लिखना है, ठीक है ना? ठीक नहीं, सॉरी, प्रिमिटिव में आपकी कैरेक्टर वेक्टर सब आ जाते हैं, डिराइव मतलब जो वहां से निकल के बनते हैं।
ठीक है ना। और यूजर डिफाइंड जो यूजर खुद देता है, तो थोड़ी अंग्रेजी थोड़ा सा देख लिया, थोड़ी सी कोड देख लिया तो आपको समझ में आ गया कि यार इंटीजर डेटा टाइप है तो उसमें फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या होता है, परसेंट डी लिख के आना है। परसेंट डी का मतलब तुमको पता है। वैसे फ्लोट डेटा टाइप में हमारा परसेंट एफ होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप में तुम्हारा परसेंट सी भी होता है, परसेंट एस भी होता है। तुम खाली इतना भी लिख दोगे ना कि अगर एक एक कैरेक्टर प्रिंट करना है तो परसेंट सी का इस्तेमाल होता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर प्रिंट करना है तो परसेंट एस का। कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बता देना है वहां पे कि भाई इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो सिर्फ इतना बता दोगे तुम तो एग्जामिनर तुम्हें मार्क्स दे देता है। कुछ भी फालतू की ओवरलोडिंग करने की तुम्हें जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है। ओके। चलो, थिंक ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। जस्ट करेक्टेड। ओके, इट्स बेटर नाउ। ओके, ग्रेट। चलो, सो दिस इज दिस इज गुड गाइस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, डिराइव डेटा टाइप। अगेन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अरेज जो होता है ना उसी को बस ध्यान में रखो कि यार भाई मुझे एक साथ बहुत सारे नंबर्स प्रिंट करने से 10 20 30 40 50, तो डिराइव डेटा टाइप्स में अरेज का इस्तेमाल करते हैं। इसको पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना है छोड़ दो, ऑप्शन में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, अगेन मैंने जैसे कहा कि सिर्फ ऊपर की चीज याद रखिए। ठीक है, बाकी नीचे का अलग अलग वेराइटीज इनकी कुछ भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन में आएगा छोड़ देना, अगर लिखने को आएगा तो ऊपर जितना बताया है उतना लिख देना डेटा टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट होता है स्टोरेज क्लास। इसको पढ़ के आओ बिकॉज ये बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है। अब स्टोरेज क्लास में क्या होता है समझो। स्टोरेज क्लास बेसिकली बताती है कि कौन सा डेटा कहां पे स्टोर्ड है। फिर से सुनो, स्टोरेज क्लास क्या बताती है, कौन सा डेटा कहां पर स्टोर्ड है। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे एक डेटा इंटेजर x इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है इससे, मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक वेरिएबल है x जो कि इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। और ये इंफॉर्मेशन उसने कहां स्टोर कर रखी है, उसने इस इंफॉर्मेशन को एक प्रोग्राम के अंदर स्टोर कर रखा है। तो जब भी मेरी इंफॉर्मेशन किसी प्रोग्राम के अंदर स्टोर होती है तो मैं उसको क्या कहलाता हूं, ऑटोमेटिक स्टोरेज। समझ में आया। जब भी मेरी कोई इंफॉर्मेशन इसी प्रोग्राम के अंदर स्टोर होती है तो मैं उसको क्या कहलाता हूं, ऑटोमेटिक स्टोरेज। ठीक है। लोकल वेरिएबल थोड़ी देर पहले देखा था हमने कि जब मैं अंदर स्टोर करता हूं तो हम उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं, जब मैं बाहर स्टोर करता हूं तो हम उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। तो लोकल वेरिएबल को स्टोर करते हैं कहां पे, हम अंदर वाली स्टोरेज क्लास में जिसका नाम है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। ठीक है। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि कुछ लोग इसको इंटीजर x इज इक्वल टू 10 लिख के भी स्टोर करते हैं, कुछ लोग इसको ऑटो INT लिखते हैं। अब आप ऑटो लिखो चाहे ना लिखो, दोनों ही केस में वो x इज इक्वल टू 10 को अंदर ही स्टोर करेगा, है ना। अगर आप ऑटो नहीं भी लिखते हो तो भी इट इज बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड। ठीक है ना, तो भी इट इज बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड कि वो ऑटोमेटिक है आपका। ठीक है ना। चलिए, सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कुछ नहीं है। अगर आप ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की बात कर रहे हो मतलब डेटा कहाँ स्टोर होगा, आपका अंदर की तरफ स्टोर होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप एक्सटर्नल वाली स्टोरेज क्लास की बात कर रहे हो तो एक्सटर्नल वाली स्टोरेज क्लास का मतलब क्या है कि डेटा आपका कहीं भी स्टोर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इधर लिख के दिखाता हूं कि मेरे पास यहाँ बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। ठीक है ना, तो मैं अभी क्या करूंगा ना, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलिए, सो ये मेरी एक फाइल है, ये मेरी दूसरी फाइल है। ये जो दूसरी फाइल है मैंने इसमें एक प्रोग्राम लिख रखा है हेलो शुभम नाम का। ठीक है ना, बेसिक प्रैक्टिस के लिए। और ये मेरी पहली वाली फाइल है जिसमें मैं आपको करके दिखा रहा था। अगर मैं इस फाइल में किसी डेटा को स्टोर करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस फाइल का डेटा जो है वो इस फाइल में भी यूज हो, समझ गए। मैं चाहता हूं कि इस फाइल का जो डेटा है वो इस वाली फाइल में भी यूज हो, तो उस केस में मेरी जो स्टोरेज रहेगी वो कहां पर बनेगी, वो एक्सटर्नल स्टोरेज बनेगी कि यार मैं दोनों में से किसी भी फाइल में डेटा को स्टोर कर सकता हूं और यहां स्टोर करके इधर वाली फाइल में भी डेटा को यूज कर सकता हूं। तो ये हो गया एक्सटर्नल, जिसको ग्लोबल एक्सेस बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं इस वाली फाइल में डेटा को यूज स्टोर करूंगा तो मुझे कहाँ करना पड़ेगा, मुझे बाहर करना पड़ेगा। अपने फंक्शन के बाहर मुझे ग्लोबली डेटा स्टोर करना पड़ेगा, है ना। जब मैं बाहर स्टोर करूंगा तो मैं इधर भी यूज कर पाऊंगा उस डेटा को और दूसरे वाले प्रोग्राम में भी यूज कर पाऊंगा। ठीक है, समझ में आया। तो ऑटो मतलब क्या, कि एक फंक्शन के अंदर डेटा स्टोर होता है। ठीक है। ग्लोबल वाली मतलब क्या, कि दूसरे किसी प्रोग्राम में बाहर की तरफ डेटा स्टोर रहता है। ये इसका मीनिंग है ना। अंग्रेजी है कि लोकल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन स्टोर होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब फंक्शन स्टार्ट होता है एंड जब फंक्शन खत्म होता है डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे मैंने फंक्शन के अंदर अगर किसी डेटा को क्रिएट किया है तो x इज इक्वल टू 10 सिर्फ इस फंक्शन के लिए वैलिड है। ये डेटा क्रिएट हुआ जैसे ही मैंने इस फंक्शन को एंड किया, है ना। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था फंक्शन, या फंक्शन खत्म हो गया ना, तो x इज इक्वल टू 10 खत्म हो चुका है।
लेकिन अगर मैं बाहर कहीं दूसरे वाले फाइल में यहां पर एक डिक्लेयर करता हूं ग्लोबल वेरिएबल और उसको एक्सटर्न के नाम से डिक्लेयर करता हूं, ठीक है ना। जैसे मैं इसको डिक्लेयर कैसे करूंगा, एक्सटर्न INT x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है कि मैंने एक इंटीजर x इज इक्वल टू 10 कहाँ, इस लेक्चर नंबर 1 की फाइल में क्रिएट किया है। मैं इसी इंफॉर्मेशन को लेक्चर नंबर 2 की फाइल में कहीं पर भी यूज कर सकता हूं, दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मैंने यहां डिक्लेयर किया है वो सिर्फ लोकली अवेलेबल है। इस वाले x इज इक्वल टू 10 को मैं बाहर कहीं यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये बाहर वाले को मैं अंदर कहीं पे भी यूज कर सकता हूं, ठीक है ना। तो पहली वाली ऑटोमेटिक अंदर डिक्लेयर किया है, दूसरी वाली एक्सटर्नल बाहर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। ये दो स्टोरेज क्लास समझ में आ गई, दो लिखना एग्जाम में उसमें कुछ हो जाता है। अंग्रेजी थोड़ी देख लेना गाइस, सारी अंग्रेजी PDF में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, उठा लो वहां से। ओके, इन दोनों के अलावा दो और क्लासेस होती है, एक होती है स्टैटिक, दूसरी होती है रजिस्टर। अब देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो स्टोरेज क्लास। स्टोरेज का क्लास का मतलब क्या है कि तुम डेटा को स्टोर कर रहे हो, है ना। गुड, ठीक है। अब तुमने देखा कि तुम डेटा को किसी फंक्शन के अंदर भी स्टोर कर सकते हो और किसी दूसरे प्रोग्राम में फंक्शन के बाहर भी स्टोर कर सकते हो। बाहर किया तो ग्लोबल, अंदर किया तो लोकल, मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है ना। वैसे ही तुम डेटा को सीपीयू में भी स्टोर कर सकते हो। तो जब तुम अपने डेटा को सीपीयू में स्टोर करते हो तो उसका नाम होता है रजिस्टर वाला स्टोरेज फाइल, या रजिस्टर वाले, रजिस्टर के नाम से हम उसको स्टोर करते हैं, ठीक है ना। और वहीं पर जब तुम कोशिश ये करते हो कि एक लिमिटेड फंक्शन टू फंक्शन आपका डेटा चलता रहे, ठीक है, तो उस वाले को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होता है, कीपिंग इट्स वैल्यू इवन आफ्टर द फंक्शन एंड्स। मतलब जैसे इसकी बात करूं तो जब फंक्शन खत्म हो जाएगा यहां पे, है ना, यहां जैसे फंक्शन खत्म हो गया तो ये वैल्यू उड़ जाएगी। लेकिन स्टैटिक वाली वैल्यू नहीं उड़ेगी। अगर आपने इंटीजर की जगह पे आपने उसको स्टैटिक के नाम से डिक्लेयर किया होता तो ये इस फंक्शन के खत्म होने के बाद भी कंप्यूटर याद रखता, ठीक है। और रजिस्टर के नाम से डिक्लेयर करता तो कंप्यूटर क्या करता, उसको कभी नहीं भूलता, उसको सीपीयू में रजिस्टर करके रखता, ठीक है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे पाई की वैल्यू आप बार बार डिक्लेयर नहीं करना चाहते तो पाई इज इक्वल टू 3.14, उसको इस फॉर्म में सीपीयू में रजिस्टर करके दे दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो हमेशा याद रहे। तो ऊपर ऊपर से स्टोरेज क्लास आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि भैया चार टाइप की स्टोरेज क्लास होती है। पहला, जो आप फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो, फंक्शन खत्म होने पे उड़ जाती है। दूसरा, आप किसी और प्रोग्राम में बाहर की तरफ डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है ना, और वो हर जगह यूज होगी, ग्लोबल। तीसरा, आपका स्टैटिक, फंक्शन खत्म होने के बाद भूलता नहीं है प्रोग्राम, वो फंक्शन खत्म होने के बाद भी उसको याद रखता है। चौथा, रजिस्टर। रजिस्टर मतलब वो सीपीयू में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी, थोड़ा थोड़ा सा मीनिंग, और बस यही चीजें आपको एग्जाम में लिखना है और काम आपका हो जाता है खत्म, ठीक है ना। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट गाइस, है ना। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे कैसे चीजें कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैं मोस्टली आपको इन सब के अलावा ये बताना चाहता हूँ कि देखो PDF और जितने भी PYQs अभी तक पूछे गए हैं इसमें, ठीक है, उसकी पूरी अपनी लिस्ट है, ठीक है ना। सो मोस्टली अभी जो हमने इस वीडियो में पढ़ा है उसमें आपके 3 से 4 PYQs हैं बस, ठीक है ना, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और इन सारे PYQs के अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए है, सो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ क्लिक करिए, ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ पर एक कोर्स मिलेगा FPL के नाम का, जिसका प्राइस आपको या तो 30 रुपीज़ होगा, या 40 रुपीज़ होगा, या 50 रुपीज़ होगा। टाइम टू टाइम एग्जाम के हिसाब से वो चेंज होता रहता है, मोस्टली वो 30-35 ही रहता है, ठीक है। वहाँ क्लिक करके आप उस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा, जिसमें आपको इसके जितने भी PDFs हैं और इसके सॉल्यूशंस एग्जाम में कैसे लिखने हैं सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है ना, भूल जाता हूँ बोलना हमेशा, वीडियो के एंड में बोल रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।